मेरी सुहाग रात के दूसरे दिन ही मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैं एक फ़ौजी था। 17 साल बाद जब मैं अचानक अपने घर लौटा तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरी बीवी रात में किसी मर्द के साथ। मैं अमन एक गरीब घर का लड़का था। अपने माता पिता का इकलौता था। किसी तरह मेरे माँ बाप ने मुझे 12वीं कक्षा तक तो पढ़ा दिया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वह चाहते थे कि मैं काम करके कुछ पैसे कमाऊं। मैंने बाहर दूसरों के घरों में मजदूरी करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया। अपने लेवल के पेपर देने लगा। तभी एक दिन मुझे पता चला कि मैं फ़ौज के पेपर में पास हो गया हूँ। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। मैं बहुत खुश था। मैंने यह बात अपने माँ बाप को बताया। वे लोग भी बहुत खुश हो गए। पापा ने कहा, लेकिन सरकारी नौकरी में तो रिश्वत देना पड़ता है, पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। उनकी बातों से मेरा हौसला कम नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं मेडिकल देने ज़रूर जाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने मज़दूरी करके कुछ पैसे जमा किए। जल्दी ही मेडिकल की परीक्षा की तारीख आ गई। उस परीक्षा के लिए मुझे शहर जाना था। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे थे जिससे कि मेरा शहर जाने का किराया, खाने का खर्चा सब हो जाएगा। मैंने मेडिकल परीक्षा दी और पास हो गया। काफ़ी लड़कों के मुंह से मैंने सुना कि रिश्वत लगेगी, लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया था। अगले महीने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इंटरव्यू भी शहर में होना था, इसलिए मैंने कपड़े और पैसे की व्यवस्था कर लिया था। इंटरव्यू के दिन सुबह ही मैं अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकल गया क्योंकि 11 बजे मुझे ऑफ़िस पहुंचना था। मैं 10 मिनट पहले ही पहुंचा, खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद मेरा नंबर आ गया। मुझे ऑफ़िस में बुलाया गया। मैं अपने दस्तावेज़ लेकर पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर मैं बाहर आ गया क्योंकि रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद पता चलने वाला था। मैं नौकरी पाने के अंतिम पड़ाव में था। यहाँ तक आने के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, लेकिन भगवान से विनती कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मेरे मम्मी पापा को यह बात पता चली तो वे लोग भी खुशी से झूम उठे क्योंकि मेरी नौकरी में एक भी पैसे घूस के नहीं लगे थे। यह मुकाम मैंने अपने मेहनत के दम पर हासिल किया था। एक गरीब घर का लड़का होने के बाद भी मैंने कुछ कर दिखाया था। यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। जो लोग मुझे और मेरे माँ बाप को देखकर मुंह फेर लेते थे क्योंकि हम लोग मज़दूर थे, आज वे लोग हमारे घर बधाई देने आ रहे थे। मेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। यह देखकर मुझे जो सुख अनुभव हो रहा था वह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरी ट्रेनिंग का समय आ गया। मैं ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग के बाद मुझे नौकरी मिल गई। मैं नौकरी पर जम्मू कश्मीर सीमा पर तैनात था। इधर मेरे मम्मी पापा के पास मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। मेरी उम्र 20 साल थी। मेरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए एक 18 साल की लड़की को पसंद कर लिया। जब मैं छुट्टियों पर आया तो मुझे यह बात पता चली कि मेरे लिए लड़की पसंद कर लिया गया है और आज मेरी सगाई है। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश किया कि अभी इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन मेरी माँ मेरे पीछे ही पड़ गई। बोली, अभी नहीं तो कब करेगा? जब नौकरी मिल गई है तो शादी करने में क्या हर्ज है? वैसे भी लड़की बहुत खूबसूरत है, पैसे वाले घर की लड़की है। जल्दी सरकारी नौकरी वाले लड़के अपनी जाति में नहीं मिलते हैं, इसीलिए लड़की के पापा ने तुमसे
रिश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक ही शर्त है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, भले ही गरीब होगा तो चलेगा। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सगाई के बाद तुरंत ही शादी की तारीख भी निकल आई और मेरी शादी उस लड़की से हो गई। सीमा नाम था उसका। बहुत भोली भाली, मासूम सी खूबसूरत लड़की थी। मैंने देखा उसका घर तो बहुत अच्छा बना था। शहर में रहते थे वे लोग। मैं अपने मन में सोच रहा था कि सीमा कैसे हमारे साथ गांव के कच्चे घर में रह पाएगी। जब सीमा हमारे घर आ गई तो मैंने उससे पूछा, सीमा क्या तुम्हें मेरा घर पसंद है? वह बोली, हाँ मुझे पसंद है, क्योंकि अब यही मेरा घर है। आज हमारी सुहाग रात थी। हमने खुद को एक दूजे को सौंप दिया। अगले दिन सुबह मुझे खबर मिली कि मेरी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुझे किसी भी हाल में आज शाम को जाना था। आकस्मिक चेतावनी मिली थी, कल सबको उपस्थित होना है। मैंने सीमा की ओर देखा। उसके चेहरे में उदासी छाई थी। उसे छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर क्या करता। नौकरी तो करना ही है। देश की सेवा करने का मैं वचन दे चुका था। मैं शाम को ड्यूटी पर चला गया। अगले दिन वहां पहुंच गया। पता चला कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इधर दुश्मनों से युद्ध चालू हो गया था। काफ़ी धुआंधार युद्ध चला, जिसमें कुछ हमारे सैनिक मारे गए और कुछ दुश्मन मारे गए। कुछ की बॉडी मिली, कुछ की नहीं मिली। शहीदों के शवों को उनके घर में भेज दिया जा रहा था। काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा। मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया था। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं 17 सालों से कोमा में था, लेकिन आज मैं ठीक हो गया था। मुझे सब कुछ याद आ गया था कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने उन गांव वालों को जिन्होंने मेरी जान बचाई, 17 सालों तक मेरा ध्यान रखा था, बताया मेरा नाम अमन है। मैं एक फ़ौजी हूँ। दुश्मनों से युद्ध चल रहा था। मैं उनका पीछा कर रहा था और पकड़ा गया था। मैं दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहता था। उनकी ग़ुलामी मुझे मंजूर नहीं थी, इसलिए मैं खाई से नीचे कूद गया था, जहाँ गांव वालों ने मुझे देखा और मेरी जान बचाई। खाई में कूदने की वजह से मेरे सिर पर काफ़ी चोटें आई थीं, इसलिए मैं कोमा में चला गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। इतने सालों तक मेरा ध्यान रखने के लिए मैंने गांव वालों को धन्यवाद किया। सबसे पहले मैं वहां गया जहां ड्यूटी कर रहा था। वहां मेरे पहचान का कोई आदमी नहीं था। या तो वे लोग रिटायर्ड हो चुके थे या तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था। सैनिकों के कमरे में खिड़की में एक अखबार लगा था, जिसमें मेरे शहीद होने की खबर छपी थी। मैं वहाँ से निकल आया। मुझे अपने माँ बाप और बीवी की याद आई। वे लोग किस हाल में होंगे, मेरे बिना कैसे जी रहे होंगे। मैं अपने घर पहुँचा। रात का समय था। मेरा घर वैसा का वैसा ही कच्चा बना था। 17 सालों बाद भी कुछ नहीं बदला था। घर के बाहर वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उनके पैर छुए और वहीं पैर के पास में बैठ गया। इतने समय बाद अपने माँ बाप को देख रहा था। वे लोग बूढ़े दिखाई दे रहे थे। उनके काफ़ी बाल सफ़ेद दिख रहे थे। मैं भावनाओं में बह गया। मेरी आँखों में आंसू बह रहे थे। तभी मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया कि वह मेरे बिना कैसे जी रही होगी। मैं अंदर गया, पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं दिखी। मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा
मेरे मरने की खबर सुनने के बाद मेरी माँ ने सीमा को घर से बाहर निकाल दिया है। वह बेचारी कहाँ है? मेरा दिल उससे मिलने के लिए तड़प उठा। मैं उसी समय ही अपनी ससुराल पहुंच गया। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। सब लोग सो रहे थे। मैं चुपके से किसी तरह छत पहुंचा। सीमा के कमरे की खिड़की खुली थी। मैं अंदर चला गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि जिस सीमा के बारे में मैं सोच रहा था वह सीमा तो मेरी थी ही नहीं, वह किसी और की हो चुकी थी। सीमा के साथ एक युवक सो रहा था। मुझे सीमा के ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं उसे तकिया लेकर जान से मारने जा रहा था। उसने मेरे साथ धोखा किया था। मेरा शव मिलने का भी इंतज़ार नहीं किया था और दूसरी शादी कर लिया था। उसके मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ी थी, माथे पर बिंदी थी। मैं जैसे ही तकिया उसके मुंह पर ले गया, वह तुरंत चीख पड़ी, अमन, तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो? सीमा ने मुझे पहचान लिया था। मैंने उसे गाली देते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि मेरी माँ ने तुझे घर से भगा दिया है, लेकिन तू तो यहाँ रंगरलियाँ मना रही है। क्या कहा था तूने कि अब वही तेरा घर है? तो यहाँ क्या कर रही है? तुझे अपने घर में होना चाहिए। इस शरीर से तेरी शादी हुई थी। एक बार तो अपनी आँखों से मेरे मरे हुए शरीर को देख लेती, तब इतना बड़ा कदम उठाती। दुनिया वालों की बातों में तू भी आ गई। सबने मुझे मरा घोषित कर दिया, तो तूने भी मुझे मरा समझ लिया। एक बार भी तेरी अंतरात्मा ने नहीं कहा कि अभी शव नहीं मिला है, जिंदा भी हो सकता हूँ। सीमा की आँखों में आंसू बह रहे थे। वह मेरी सारी बातें सुन रही थी। उसके साथ सो रहा लड़का उठा और उसने मेरे पैर छुए। मैं दंग रह गया कि ये लड़का मेरे पैर क्यों छू रहा है। मैंने सीमा का हाथ मरोड़ते हुए उससे पूछा कि ये कौन सा तेरा ड्रामा है। तब तक उस लड़के ने कहा, पिताजी, माँ का हाथ छोड़ दीजिए, उन्हें दर्द हो रहा है। उस लड़के के मुंह से माँ और पिताजी सुनकर मैं चकित रह गया। सीमा मेरे पैरों को पकड़कर बैठ गई। उसने कहा, ये हमारा पुत्र है। मुझे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। मैंने कहा, क्या सबूत है कि ये मेरा लड़का है? उसने कहा, अपना हाथ इस लड़के के सिर पर रख कर देखो, अपने सीने से लगा कर देखो, पता चल जाएगा कि यह आपका ही पुत्र है। वह लड़का बोला, माँ, मैंने सोचा था कि पिताजी बहुत अच्छे होंगे। आज पहली बार अपने पिता को देखा है। आप इनके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी रहीं। आपने इनके नाम का सिंदूर कभी
नहीं अपनी मांग से नहीं मिटाया हाथों की चूड़ियाँ, नहीं उतारी सबके अपमान सहती रहीं। लोग कहते थे कि इसका पति मर गया है, ये विधवा है, लेकिन कितनी निर्लज्ज औरत है जो कि अपनी मांग से सिंदूर नहीं पोंछा, हाथों की चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। मैंने उस लड़के को अपने सीने से लगाया, आंखें बंद किया। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा बेटा है। मेरी पत्नी के माँ में आज भी मेरे नाम का सिंदूर है। उसके हाथों में आज भी मेरे नाम की चूड़ियाँ हैं। गरीब होने की वजह से और लोगों के तानों की वजह से मेरी माँ ने सीमा को एक 2 साल के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था। उसका और कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह मेरे बेटा के साथ 15 सालों से अपने मायके में रह रही थी। मेरी माँ को सीमा का सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनना पसंद नहीं था। वह सीमा को मना किया करती थीं, लेकिन सीमा ने उनकी नहीं सुनी। वह अपना सुहाग करती रही, जिससे कि लोग मेरी माँ को ताना मारते थे। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम्हें सिंदूर लगाना है तो यहाँ नहीं रह सकती। अगर यहाँ रहना है तो मेरे बेटे की विधवा बनकर रहो। सीमा मेरी विधवा नहीं, सुहागन बनकर रहना चाहती थी। मायके में भी उसे सब लोग मना करते थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हमारे बेटे से हमेशा कहती थी कि एक दिन तुम्हारे पिताजी ज़रूर आएंगे। सीमा के प्रेम से मेरी आँखों में आंसू थम नहीं रहे थे। मैं उसी वक्त अपने बेटे और सीमा को लेकर अपने घर चला गया। मेरे माँ बाप मुझे देखकर आश्चर्यचकित थे। बेटा, तू जिंदा है। उन लोगों ने मुझे गले से लगा लिया। उन लोगों ने सीमा से माफ़ी मांगा। बहू, हमें माफ़ कर दो। हमने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि यह सब उन्होंने गांव वालों के दबाव में आकर किया था। हम सब अपने घर में रहने लगे। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा पढ़ लिख कर फ़ौज में देश की सेवा करने के लिए गया। हमारा समय भी धीरे धीरे अच्छा होने लगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।